नमस्कार। प्रारंभ पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। स्क्रीन के दूसरे हिस्से में आप हमेशा की तरह एक बार फिर हमारे साथ हैं हरिमोहन जी। सबसे पहले स्वागत हरिमोहन जी का। नमस्कार। नमस्कार सर। थैंक यू। जी। दर्शकों, हाफिज सईद, अब हाफिज सईद साहब कौन हैं? हालांकि मैं साहब जैसे ही कहता हूं तो हमारे कई सारे दर्शक नीचे आके डांट लगाएंगे मुझे कि आपने फिर साहब बोल दिया। ये व्यंग है, सटायर है। बहरहाल, हाफिज सईद कौन है इसके बारे में सबको पता है। हमारे यहाँ कितने वांटेड हैं ये भी सबको पता है। अमेरिका सैम बहादुर, सैम चचा, उनके भी वांटेड हैं। उन्होंने तो बड़ा भाई अमीर आदमी है, उन्होंने मोटी सी रकम भी रखी है। अच्छा, भारत लगातार डोजियर कभी देता है, कभी पेपर्स देता है और ये चाहता है कि हमारा जो दोषी है, जो हमारे यहाँ का आतंकवादी है, चाहे वो मुंबई धमाके हों, चाहे फंडिंग हो, चाहे लश्कर तोयबा की एक्टिविटीज हों, चाहे बम धमाकों का मामला हो, तो तमाम चीजें हैं। इंडिया ये चाहता है कि हम अपने देश ले आएं और यहां उसका हिसाब किताब करें। पाकिस्तान में है, पाकिस्तान से मांगता है। हालांकि सामान्य प्रक्रिया से भी मांगता है, कभी कभी थोड़ा जोर दे के मांगता है। अभी पिछले बीते शुक्रवार को विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची साहब ने एक बार फिर कहा कि हमने पाकिस्तान से कहा है कि हाफिज सईद हमको सौंप दो। इस बार नया क्या है? क्यों? मांगता तो खूब रहा है, लेकिन इस बार क्या नया है? ये एक एंगल लेके हरिमोहन जी के पास चलते हैं। हरि जी, ये कौन सा बात है? वो तो हमेशा मांगता है, एक बार फिर मांग लिया। इस बार सर जियो पॉलिटिकल, थैंक यू। सबसे पहले तो आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं आपके चैनल पे आकर कह पाऊं। मेरी एक रियलिटी आपको बताऊं कि पिछले काफी टाइम से सोच रहा था कि यार एकदम से आप इस बार कुछ नया सच में नहीं है। कम से कम मांगने के मामले में अगर आप देखेंगे, हाफिज सईद को मांगा भाई, बहुत बार लिस्ट देते रहे 20-25 की, वो हर बार ऐसे मांगते हैं। 2008 से मांग ही रहे हैं कि भाई दे दो, भाई दे दो। आज से पहले जब भी हाफिज सईद का नाम आया, वो बहुत साइलेंटली लिया गया, चुपचाप एक लिस्ट दे दी गई। उन्होंने कहा हाँ देखेंगे, उसके बाद कहेंगे हम नहीं दे रहे। इस बार इन द फॉर्म ऑफ सम नैरेटिव ये काम हुआ है। बाकायदा मीडिया के अंदर आके शोर मचा है, मीडिया ने शोर मचाया है। इंडियन मीडिया ने कहा हमें चाहिए, पाकिस्तानी मीडिया ने कहा हम नहीं देंगे, और उसके बाद दोनों के दोनों आमने सामने आ गए और दोबारा से एक खटपट शुरू हो गई। मुझे इस खटपट में मेरी बहुत बुरी आदत है, मैं सर्कमस्टेंसेस को देखता हूं कि ये खटपट किस माहौल में, किस सर्कमस्टेंसेस में हुई है। अगर कुछ माहौल अलग होता या माहौल नहीं होता तो पॉसिबली मुझे नहीं लगता कि हमारे को इस मामले में डिस्कस करना चाहिए था। यानी अगर हम जनवरी 2019 में बात कर रहे होते तो शायद कोई ऐसी बड़ा मामला नहीं था। अगर हम 2018 में बात कर रहे होते, 2017 में, 16 में बात कर रहे होते, 14 से 16 के बीच में बात कर रहे होते, या फिर 2008 से लेकर 13 के बीच में बात कर रहे होते, तो मुझे ऐसा लगता नहीं है नया मामला कुछ था। लेकिन अभी का सर्कमस्टेंसेस, अभी के जो जियो पॉलिटिकल सर्कमस्टेंसेस हैं, पाकिस्तान के डोमेस्टिक सर्कमस्टेंसेस हैं, इंडिया के डोमेस्टिक सर्कमस्टेंसेस हैं, बहुत डिफरेंट है। और यही एक रीजन है कि इस बार हाफिज सईद को मांगा गया, लेकिन एक स्पेशल वे में मांगा गया। अब सोचकर देखिए डोमेस्टिक सर्कमस्टेंसेस पाकिस्तान के क्या हैं कि वहां पर इलेक्शन चल रही है। इंडियन डोमेस्टिक सर्कमस्टेंसेस क्या हैं कि इंडिया में भी इलेक्शन ईयर आ चुका है और इलेक्शन का एक तैयारी शुरू हो चुकी है। 22 जनवरी को भले ही बिगुल फूंक दिया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारे नैरेटिव अलग अलग लेवल पर चल रहे होंगे। उसमें से एक पाकिस्तान के साथ हाफिज सईद को इंडिया लेके आना का भी एक नैरेटिव है। अब यहीं से कहानी कहो या कुछ भी कहो शुरू होती है क्या सर? एक तरफ शुरू होता है कहानी के पोर्शन में कि इंडिया में अगर हाफिज सईद आ जाता है, जो कि नहीं आएगा वो हम भी जानते हैं, लेकिन कम से कम आ जाता है, या कम से कम इंडिया के अंदर बीजेपी सरकार इसकी लगातार मांग करती है, तो बीजेपी का एक वोट बैंक बढ़ता है। वहीं पाकिस्तान के लिए इस टाइम पर हाफिज सईद जैसे लोग एक आत्मा की फॉर्म में है। असलियत में इंडिया को इतना बेनिफिट नहीं है इस मांग से जितना कि पाकिस्तान को मना करके है या पाकिस्तान को फंस के है। कारण, अभी थोड़े दिन पहले हम खबर सुन रहे थे कि हाफिज तलहा सईद, जो हाफिज सईद का बेटा है, उसने एक पार्टी बनाई, सारी की सारी सीटों पे इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रहा है। और क्योंकि वो इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रहा है, या यूं कहीं इलेक्शन लड़ रहा है, तो इसका मतलब ये, और ऐसे ऐसे एक दो नहीं, बहुत सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं या बहुत सारे टेररिस्ट हैं जो इस टाइम पर लड़ाई लड़ रहे हैं। कहानी यहीं से शुरू होती है
कि वो पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में एंटर करके अपने आप को टेररिस्ट होते हुए भी, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के सरगना होते हुए भी एक तरीके से लीगलाइज करने के प्रोसेस में एंटर कर चुके हैं। और हाफिज सईद के बेटे को मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में एंटर करने का मतलब यह है कि वो जो जैश ए मोहम्मद टाइप की जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस है वो सारी की सारी अपने आप को पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के लीगलाइज फॉर्म में स्टैब्लिश कर लेंगे। और पॉसिबिलिटी में अभी तक अगर पाकिस्तान थोड़ा सा भी ये सोच पा रहा है कि इंडिया के अगेंस्ट जो टेररिस्ट एक्टिविटीज है, टेररिस्ट कैंप्स हैं, उनको थोड़ा सा नॉर्मलाइज कर दे या कम कर दे, ये लोग अगर एंटर कर गए तो ये घुसने नहीं, ये तो उस चीज को और ज्यादा उल्टा करने वाले हैं। और पॉसिबली इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट ने एक बहुत जबरदस्त काम ये किया कि हाफिज सईद को उठाकर ये कहा कि भैया तुम हमारे को हाफिज सईद दे दो। इससे यह होगा कि हाफिज सईद के आसपास के रिलेटेड जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं या जितनी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके ऊपर एक अलग ही लेवल की बहस छिड़ जाएगी, जिसमें बार बार इंडिया कह रहा है कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो ये बहस छिड़ेगी कि भाई अल्टीमेटली टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन या उनके हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन या हेड ऑफ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के डी फैक्टो पर्सन जो कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन को संभाल रहा है और आज के दिन वो इलेक्शन लड़ने जा रहा है, तो दुनिया में इस पाकिस्तान की इमेज क्या खड़ी होगी। इसका दूसरा पहलू यह है, लेकिन इसका तीसरा पहलू भी है। तीसरा पहलू अमेरिका से जुड़ा हुआ है। 10 दिसंबर को आर्मी चीफ पाकिस्तान के अमेरिका गए थे। उसके बाद एक सीरीज ऑफ इवेंट्स शुरू हो जाता है जिसमें इमरान खान को अब तो सुनने में आया है कि इमरान खान के ऊपर टेररिस्ट होने का भी एक मुकदमा चल रहा है। और अगर ये है तो किसी देश का प्रधानमंत्री अगर टेररिस्ट है तो उस देश की मानसिकता क्या होगी, ये आप और हम समझ सकते हैं। खैर, एक घड़ी बेचने के नाम पर उसको जेल जल्द भेजने की तैयारी की जा रही है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। और जो कि मेरे हिसाब से उस टाइम पर रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग, वहां के रूल के अकॉर्डिंग है। तो असलियत में पाकिस्तान का तो यहां पर रोल है ही नहीं साहब। पाकिस्तान के अलावा यहां पर एक तीसरी पार्टी है जिसका रोल है, और वो है अमेरिका। इस टाइम पर जियोपॉलिटिकल सिनारियो ये है कि अमेरिका जो है वो चाइना से लड़ने की तैयारी कर रहा है, चाइना पे हमले की तैयारी कर रहा है। और क्योंकि अमेरिका के ऊपर अमेरिका चाइना की लड़ाई होने की संभावनाएं पूरी हैं, और आज नहीं तो कल बहुत जल्दी ही हम ये 24 और 25 के बीच में किसी जगह पर अमेरिका और चाइना की लड़ाई को देखेंगे। और ऐसी अगर सिचुएशन होगी तो ऑब्वियस सी बात है, चाइना के अगेंस्ट अमेरिका को इंडिया और पाकिस्तान दोनों साथ साथ चाहिए। और अगर अमेरिका, इंडिया और पाकिस्तान साथ साथ चाहता है तो वो पूरी कोशिश करेगा कि कैसे भी करके इंडिया और पाकिस्तान की दोस्ती कम से कम तब तक के लिए हो जाए जब तक वो चाइना से लड़ रहा है अमेरिका, और इंडिया पूरा फोकस करे चाइना से लड़ने के लिए, और पाकिस्तान एटलीस्ट चुप बैठा रहे और किसी भी तरीके से चाइना को सपोर्ट ना करे। और कल को अगर लड़ाई शुरू होती है तो इंडिया के, चाइना के अलावा पाकिस्तान के फ्रंट के ऊपर भी लड़ाई शुरू ना हो, अदरवाइज एक मेस क्रिएट हो जाएगी, पॉसिबली। इसीलिए अब ऐसी सिचुएशन को अगर आप सर देखते हैं तो यहीं से एक नया सिस्टम निकल के आता है, अमेरिका का दबाव जो कि इंडिया के ऊपर पड़ेगा ताकि इंडिया पाकिस्तान से दोस्ती करे। ये चीज 2001 के अंदर भी देखी गई। 1999 के बाद हमारे पार्लियामेंट अटैक होता है, उसके बाद पार्लियामेंट के ऊपर अटैक के बाद अमेरिका के दबाव में इंडिया पाकिस्तान की बातचीत शुरू हुई, और बातचीत शुरू होकर वो कहीं ना कहीं एक पीस फॉर्म में आ गई, और जो पार्लियामेंट पर अटैक का मुद्दा था वो पीछे छूट गया। इसी तरीके से 2008 के मामले में भी अगर आप देखेंगे तो 1 या 2 साल कट्टी बट्टी चलती रही। उसके बाद कहीं ना कहीं पाकिस्तान से डेलीगेशन आना शुरू हो गए। सलमान बशीर था, क्या नाम था, वो भी उस जैसे लोग जो किसी टाइम पर हमारे यहां पर पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर या कोई अच्छी डेजिग्नेटेड पोस्ट पर होते थे, वो इंडिया आके भाषण देने लग गए। यानी अमेरिका के दबाव में एक अलग ही लेवल का नॉर्मलाइज हो चुकी थी सिचुएशन। लेकिन सर इसका दूसरा पार्ट भी था, इस समय पर सरकार जो है वो इस तरीके के किसी भी दबाव में आने के मूड में नहीं है, और इसी दबाव को काउंटर करने के लिए एक ऐसी मांग ली कि भैया जैसे पाकिस्तान की आर्मी का, पाकिस्तान की पूरे के पूरे सिस्टम के एक दिल मांग लिया हो कि हाफिज सईद दे दो, हम बात करने को तैयार हैं। और अमेरिका दबाव डाले उससे पहले हमने डिमांड कर दी कि भैया हाफिज सईद दो। अब पाकिस्तान मजबूरी में या कैसे भी करके वो साफ करा भैया कुछ भी होगा हाफिज सईद नहीं देंगे। हाफिज सईद नहीं देंगे तो अमेरिका अब आके बात करेगा कि भाई पाकिस्तान से बात करो कि पहले हाफिज सईद दिलाओ। अब अमेरिका को फंसाने वाली बात मुझे लग रही है कि वो चाहता है इंडिया और पाकिस्तान किसी भी तरीके से बातचीत करके दोस्त बने। इंडिया कहता है दोस्त बनने में मेरे को कुछ नहीं जाता, बस मेरे को मेरे दुश्मन मेरे हैंड ओवर कर दो। वरना सर आप लॉजिक समझ के देखिए, जब इंडिया का काम, इंडिया जिस चीज की चाहत रखता था वो काम एक अननोन गनमैन कर रहा है,
तो हाफिज सईद को मांग के यहां लाके हम बिरयानी खिला के उस पर 100-150 करोड़ रुपए खर्च करके क्या करेंगे? और क्योंकि इंटरनेशनल पर्सनैलिटी है, एक तो इंटरनेशनली नॉन बंदा है, तो अगर उसके साथ जरा सी भी कुछ हो गई तो पूरी दुनिया ह्यूमन राइट्स के नाम पर हमारे सर पे बैठ जाएगी आके। तो इससे तो अच्छा सर सबसे बढ़िया तरीका है कि उसको मांगने का सिर्फ ढोंग किया जाए, या ढोंग इन द सेंस मांगने का एक ऐसा नाटक सा किया जाए जिसमें पाकिस्तान फंस जाए, और फंसने के बाद पाकिस्तान की असलियत बाहर आ जाए और दुनिया को इंडिया बताने में कामयाब हो जाए कि देखो भैया, इंडिया पाकिस्तान की दोस्ती तब तक नहीं हो सकती जब तक हाफिज सईद जैसे बंदे इनकी धरती पे हैं। देना तो पड़ेगा। अमेरिका के दबाव में पाकिस्तान ऐसा कुछ नहीं करेगा, क्योंकि सर किसी भी बंदे को देना, और खासकर इस लेवल पर देना, हाफिज सईद जैसा बंदा जो वहां पर एक पॉलिटिकली बहुत डोमिनेटिंग पोजीशन पर है, वो देने का मतलब है अपनी पाकिस्तान उसे अपनी सॉवरेनिटी का क्वेश्चन मानेगा, और बाकी जितने रेडिकल एलिमेंट्स हैं वो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। तो सर इसीलिए, और सबसे बड़ी बात ये कि पाकिस्तान के खिलाफ अगर खड़े हो गए तो पाकिस्तान अपनी ही प्रॉब्लम से फंसता चला जाएगा। वरना हाफिज सईद एक फुका हुआ कारतूस है, अब इनकी कोई औकात रही नहीं है, बहुत ज्यादा बड़े अटैक्स कर नहीं पा रहे हैं, बॉर्डर क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं, फंसे हुए हैं। तो ऐसे में इसको मांगने का कोई लॉजिक मुझे नजर नहीं आ रहा था, इसके अलावा कि अमेरिका जो चाहता है वो हम उसको ना दे, उससे पहले ही हम इतनी बिगाड़ लें कि वो समझ ही ना पाए कि करे क्या। सर बिल्कुल, ये जो एंगल आपने दिया है कि ये चिट्ठी भेजी जा रही है यूएस को वाया पाकिस्तान, ये साफ तौर पर, और वो जो चिट्ठी भेजी जा रही है उस पर जो स्टैंप लगाया गया है वो फूके हुए कारतूस हाफिज सईद को उठा के चिपका दिया गया है। चिट्ठी बैरन नहीं है, उस पर जो पोस्टल है वो लगा हुआ है हाफिज सईद का। अच्छा, पाकिस्तान से हाफिज सईद को वाकई आपने बिल्कुल सही कहा, ये बात समझ में भी आती है कि हमको कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम तो खाली कर रहे हैं, जो हमारे यहाँ उनको खाली कर रहे हैं, मतलब निपटा के खाली कर रहे हैं, जो तुम्हारे यहाँ उनको निपटा के खाली कर रहे हैं, ये तो खुद ही निपट जाने वाला है, रहा बा इसके लड़के का बात। लेकिन इस सबके बीच में अगर अभी फोकस यूएस का आपके हिसाब से चाइना में है, और ये बात भी समझ में आती है कि जब चाइना के साथ अगर कुछ पंगे लेगा यूएस, तो उसको कम से कम पाकिस्तान और इंडिया दोनों एक साथ चाहिए। क्या यही वजह है कि इमरान खान, जो कि लगातार पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर होते हुए इंडिया के साथ एक तरह से नेगेटिव ही रहा, वो बंदा ट्रेड तक बंद कर दिया है, क्योंकि ट्रेड बंद करना तो वो एक्सट्रीम नेगेटिविटी होती है किसी भी दो कंट्रीज के बीच में। क्या मियां नवाज शरीफ की वापसी जैसी बात, उनका वापस आना और सीधे सीधे करना, और वो भी मोहब्बतें बांट रहे हैं पाकिस्तान यहाँ इंडिया की तरफ, तो ये सारी चीज एक अलग कवायद है जिसको नकारते हुए इंडिया ने ये मास्टर स्ट्रोक चल दिया कि भैया हाफिज सईद दो, पहले चांद ला के दो, फिर मोहब्बत की बात करेंगे। ये ऐसा कुछ है? सर देखिए, नवाज शरीफ से पहले इमरान खान भी ये बात कर चुके हैं कि देखो इंडिया कितना आगे बढ़ चुका है, इंडिया कितना आगे बढ़ चुका है, इंडिया कितना आगे बढ़ चुका है। और कहीं ना कहीं बिलावल भुट्टो से लेकर इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ तक कि जो वो बाजवा था वो भी ये बात कर चुका था कि देखिए इंडिया हमारा सबसे बड़ा दुश्मन नहीं है, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हमारे वेस्टर्न बॉर्डर पे बैठा हुआ है, हमें उससे निपटना पड़ेगा, हम इंडिया से नहीं निपटेंगे, या इंडिया से निपटने की हमारी औकात भी नहीं है। तो असलियत में इंडिया को ल्यूर करने वाली पोजीशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है असलियत में इंडिया की तरक्की का नाम लेके वोट बटोरना और एक दूसरे पर कीचड़ उछालना कि देखो वो तुम्हारे हमसाया मुल्क जो तुम्हारे साथ वाला था, तुम्हारे साथ आजाद हुआ था, वो तुमसे पहले पीछे था, अब कितना आगे निकल गया। और ये सिर्फ इंडिया का नाम, इंडिया की तरक्की का इस्तेमाल कीचड़ उछालने के लिए किया जा रहा है और अपने किसी भी काम को अपने तरीके से, मतलब अपने किसी भी काम को जस्टिफाई करने के लिए किया जा रहा है। अगर उसमें हम 1% भी उम्मीद करते हैं कि इंडिया के नाम का इस्तेमाल करके वो कहीं ना कहीं हमारे इंडिया से दोस्ती करना चाहते, तो मुझे बहुत ज्यादा नहीं लगता। बहुत ज्यादा इसलिए नहीं लगता क्योंकि वहां असलियत में इंडिया की दोस्ती की रूट्स या इंडिया की दोस्ती की जो कमांड है वो किसी भी इंडियन पॉलिटिकल पार्टी के हाथ में तो, पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी के हाथ में तो बिल्कुल भी नहीं है। वो असलियत में अगर कमांड की बात करते हैं तो वो कमांड है सिर्फ और सिर्फ आर्मी, और आर्मी के अंदर ही बैठे हुए बहुत सारे अलग अलग डीप स्टेट्स की फॉर्म में, या फिर ये हाफिज सईद जैसे बहुत सारे नॉन स्टेट एक्टर्स की फॉर्म में। तो अब नॉन स्टेट एक्टर्स की फॉर्म में अगर कमान है और वो नॉन स्टेट एक्टर ही टेररिस्ट है
और आर्मी जो है वही उस टेररिस्ट को प्रोवोक कर रही है। इकोनॉमी से लेकर सब चीजों का जो कंट्रोल है वो आर्मी के पास है। तो पॉलिटिकल लीडरशिप की तो औकात ही नहीं है इस मामले में हाँ या ना करने की। और इतना देख लीजिए, मुझे ऐसा लगता है कि लाहौर बस जो समिट हुआ था, जो लाहौर बस ट्रेवल किया था, यात्रा की थी, और हमारे अटल बिहारी वाजपेयी गए थे, तो जहां तक मुझे खबर आती है या जहां तक मुझे पता है कि अटल बिहारी तो वहां पर एक कार में आगे निकल गए थे, बाकी उस बस के ऊपर कई बार पत्थर भी बरसाए गए, कीचड़ भी फेंका गया, उसके खिलाफ भी नारे किए गए, ऐसी ऐसी खबरें हैं। इसका मतलब ये कि अमेरिका पाकिस्तान के अंदर आर्मी और पॉलिटिकल पार्टी दोनों बटी हुई थी, दो पार्ट्स में डिवाइडेड थी। पॉलिटिकल पार्टी में नवाज शरीफ ने पॉलिटिकल स्टंट चलने की कोशिश करी, आर्मी ने उसकी जड़ें काट दी और उसे उठा के बाहर फेंक दिया, इवन कंट्री से बाहर भगा दिया। दोबारा भी ये कहा जाता है कि नवाज शरीफ को जब निमंत्रण मिला था तो नवाज शरीफ आर्मी के अगेंस्ट जाकर इंडिया आए थे, लेकिन उसके बाद भी अगर आप देखोगे तो उसको फॉलो किया गया, क्या नाम है जो, और उसके बाद जब मोदी गए हैं तो पठानकोट हो गया। इसका मतलब ये कि अगर कोई भी एक बॉडी पॉजिटिव बात करती है, खासकर पॉलिटिकल, ताकि उसको माइलेज मिले, तो उसका नेगेटिव उसी टाइम पर कर दिया जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि यही जो बातचीत अभी शुरू हुई है ये थोड़ी सी भी आगे बढ़ जाए, उसे वहीं खत्म कर दिया जाता है। यही स्ट्रेटेजी है, यही पॉलिसी है, और इसी पॉलिसी के अकॉर्डिंग सारे के सारे काम कर रहे हैं, सब चीजें चल रही हैं। तो ये कहना कि नवाज शरीफ के आने के बाद इंडिया के साथ दोस्ती हो जाएगी, मुझे नहीं लगता। ये कहना कि इमरान खान जो था वो दुश्मन था, देखिए इमरान खान को हटाया इसलिए नहीं गया कि इमरान खान के साथ कोई प्रॉब्लम थी या इमरान खान ने कुछ उल्टा सीधा कर दिया था, नहीं। इमरान खान को हटाया इसलिए गया बिकॉज ही वॉज एन इडियट। एक बंदर जिसके हाथ में ताकत की तलवार है, वो कहां चलेगी उसे खुद नहीं पता। तो इमरान खान वैसा बंदा था, वो कभी किसी को गाली पकड़ा है, कभी किसी का दोस्त बन जाता है, फिर कभी किसी को गाली पकड़ा है, कभी किसी का दोस्त बन जाता है, फिर तीसरी बार गाली पक के दोस्त बन जाता है। व्हाट डज इट मीन सर? इट मीन कि उसके पास ना तो कोई विजन है, ना कोई अप्रोच है, ना कोई डायमेंशन, कुछ नहीं है। वो जब मर्जी जिस मर्जी को गाली बक सकता है और जब मर्जी जिस मर्जी की तारीफ कर सकता है। कम से कम नवाज शरीफ जैसा बंदा, वो स्टेडीनेस तो है उसके अंदर, वो इधर उधर भागेगा नहीं, पता है कि वो करेगा क्या। इमरान खान में वो कभी मेच्योरिटी है ही नहीं है। ऐसे नहीं होता कि ताकत आने के बाद बौरा गए हैं, तो इमरान खान बौराए हुए थे, वो झेला नहीं जा रहा था अमेरिका से और पाकिस्तानी आर्मी से। यही एक सबसे बड़ा रीजन था कि इमरान खान को साइडलाइन किया गया, 2-4 साल सोचने का टाइम दिया गया, उसे ठंडा करने की कोशिश की गई कि मान जा, बस हो गया तेरा काम, इससे ज्यादा तेरे को करने नहीं देंगे। और यही रीजन है। और मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा दोस्ती हो पाएगी, क्योंकि पहले क्या होता था, पहले पाकिस्तान इंडिया दोस्ती करने के लिए तैयार बैठा होता था कि पाकिस्तान भाई दोस्ती कर लेते हैं, और पाकिस्तान नखरे दिखाता था। इस बार एग्जैक्टली उल्टा हो रहा है। इंडिया कह रहा है भाड़ में जा, मेरे को तेरी दोस्ती की जरूरत नहीं है, और पाकिस्तान रास्ता ढूंढ रहा है कि कैसे भी करके इंडिया से दोस्ती हो जाए, ट्रेड से लेकर दूसरी चीजें बढ़ जाए। और अमेरिका इस चीज को बहुत ताकत से करने की कोशिश कर रहा है, और इंडिया रत्ती भर भी इंटरेस्टेड नहीं है सर। नहीं है, बिल्कुल ठीक बात है। वैसे मेरा अपना निजी मत है और हमेशा से रहा है कि पाकिस्तान में अगर इमरान खान जैसा इडियट बना रहे, है ना, तो वो हमारे हक में है। ये इस पे कभी और बात होगी। अच्छा, अब चूंकि आपने अमेरिकन एंगल जो दिया, और उसी के बीच में ये भी इम्पोर्टेंट है कि करीब 5-7 दिन रह के आए हैं पाकिस्तानी आर्मी चीफ अमेरिका। अगर आप जो एक बात रख रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि इसी एंगल को जरा मैच्योर किया जाए। तो अगर वाकई यूएस चाहता है कि इंडिया और पाकिस्तान में रिलेशन नॉर्मल रहें, तो आपको और सबको ये पता है कि यूएस जो हाँक देगा वो ये करना शुरू कर देंगे। तो अगर यहाँ की पॉलिटिकल जो नेतृत्व है पाकिस्तान का, अगर वो हाफिज सईद को नहीं सौंपा, तो अगर आर्मी तो सौंप सकती है। दूसरा, उसमें मैं खाली इतना जोड़ दूं कि जब दगा ही कारतूस है, तो अगर डिक्टेट कर देगा यूएस कि चुपचाप सौंप दो, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि उठा के सौंप देगा। अच्छा, सौंप देगा तो उसके एहसान के बदले क्या आज का जो भारत है, आज की जो भारत की सरकार है, आज का जो विदेश नीति है, वो उस एहसान का बदला कुछ चुकाएगा भी। तो ये टैक्टिस, अगर मान लीजिए मैं एक ऐसे ही कंडीशन कि मान लीजिए अमेरिका ने कह दिया गई दे दो हाफिज सईद को, और मैं कहता हूं उसने दे दिया, तो भी क्या अमेरिका की वो मंशा पूरी हो पाएगी आज के भारत में? और आज का भारत का जो पॉलिटिकल नेतृत्व है और जो इनका इंडिया फर्स्ट और सीरियस है, ऐसी की तैसी तुम्हारी।
सर थैंक यू, आपने क्वेश्चन पूछा, ये भी इस बारे में मैंने भी सोचा नहीं था, लेकिन आपके क्वेश्चन पूछते पूछते मेरे दिमाग में एक आंसर आया है बढ़िया सा। आंसर ये है सर, इमेजिन करके देखिए, पाकिस्तान के ऊपर दबाव बना के ये कहा हाफिज सईद को दे दो, और एक बार को आर्मी जो है वो अमेरिका के दबाव में आके ये कह दे कि हाँ हाँ भाई हम देने को तैयार है। इमेजिन करके देखिए, सबसे ज्यादा बवाल किसके खिलाफ होगा? आर्मी के खिलाफ। सबसे ज्यादा क्रेडिबिलिटी किसकी लूज होगी? आर्मी की। आर्मी ने पिछले 50 साल 50-60 साल से 70 साल से जो रेडिकल एलिमेंट्स पाल रखे हैं, जिनका किसी ना किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन या ग्रुप के ऊपर नाम है, आपको नहीं लगता एकदम से वो उठ खड़े होंगे और पाकिस्तान के अंदर तांडव मच जाएगा? और इस्लाम के नाम पर जो सड़कों के ऊपर खून खराबा होगा, पाकिस्तान की आर्मी उसे संभाल पाएगी क्या? आप छोटे से एक लॉजिक को सोच कर देखिए। कई बार क्या होता है सर, हर कंट्री के अंदर डीप स्टेट पॉलिटिक्स होती है। डीप स्टेट पॉलिटिक्स में बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे होते हैं जो दिखते बड़े कमजोर हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पर उनकी एक यूटिलिटी होती है। हाफिज सईद कैसा भी है, उसकी ग्राउंड लेवल पर यूटिलिटी है। अगर ये हजारों करोड़ के हिसाब से चंदा इकट्ठा करता है, सैकड़ों से 1000 या 1200 मदरसे रेगुलेट करता है, तो वो एक पॉलिटिकल पार्टी से ज्यादा, रिलीजियस आइडेंटिटी से ज्यादा एक बेसिक लेवल पर ग्राउंड मास लीडर है, जिसकी एक आवाज पर धर्म के नाम पर लाखों बंदा इकट्ठा हो सकता है और वो मारकाट भी मचा सकता है। इमरान खान इस चीज को प्रूव कर चुका है कि आर्मी के खिलाफ भी लोग जा सकते हैं। और 2019 के बाद तो पाकिस्तान आर्मी की क्रेडिबिलिटी का इतना लूज हो चुका है, इतना लॉस हो चुका है कि कुछ कहने की हद नहीं है। और यही एक मेरा कहना है कि भाई इस टाइम पर अगर हम ये सोचे कि हाफिज सईद को सौंप दिया जाए या सौंप देगा, तो वेरी नेक्स्ट मोमेंट पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ ही रेडिकल एलिमेंट्स रिवोल्ट कर देंगे। फिर अमेरिका साइड में खड़ा खड़ा देखेगा और उस इंटरनल रिवोल्ट को दबाने के लिए पाकिस्तान की आर्मी के पास कुछ बचेगा नहीं, क्योंकि इनका सिंपल सा है, पॉलिटिकल लीडर्स भले ही कितने मर्जी बेवकूफ क्यों ना हुआ, लेकिन ये जो रिलीजियस उलेमा टाइप के रिलीजियस लीडर्स हैं, ये कहीं ज्यादा स्मार्ट है इस मामले में। वो हाथों में हाथ डाल के चलते हैं, वो इस चीज को समझते हैं कि आज हाफिज का नंबर है, कल को उन सब का भी नंबर हो सकता है। इसीलिए उन्होंने क्या कहना शुरू किया, मतलब आर्मी के ऊपर एक दबाव है कि सारा रेडिकल एलिमेंट इकट्ठा खड़ा होगा, फिर हम क्या करेंगे। और इसीलिए मुझे लगता नहीं है कि हाफिज सईद को 1% भी दिया जाएगा। इसीलिए अमेरिका से किसी तरीके का रिप्लाई या जवाब आने से पहले पहले ही क्लियर वर्ड्स में कह दिया हाफिज सईद नहीं दिया जाएगा, काम खत्म। वरना इंडिया पाकिस्तान जो है वो सिविल वॉर में चला जाएगा, और इंडिया चाहता ही है सर। तो इंडिया तो चाहता है, आपने कह दिया ये, और हम तो निश्चित चाहेंगे कि वहां जितनी मारकाट मचे। तो ऐसे में हम तो ये चाहेंगे कि अमेरिका इस तरह का प्रेशर दे और उसके प्रेशर में आ जाए। बहरहाल ये तो खैर अमेरिका और पाकिस्तान का है, और पाकिस्तान अमेरिका के साथ कितना आगे है, कितना पीछे है, कितना ऊपर है, कितना नीचे है, तो एक कशगोल लेके घूमता हुआ देश कितना मानेगा? वो मान भी सकता है, वो किसी बात के लिए भी तैयार हो सकता है। लेकिन वहां की आर्मी का जो आपने एस्टेब्लिशमेंट का जो एक एंगल दिया कि उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और चूंकि अभी एक ताजा ताजा मामला वो देख चुके हैं, सड़कों पर उतरे हैं, उनके फ्रिजों से क्या क्या उठा के ले गए, मुर्गियां चुरा के ले गए, घरों में आग लगाई है, तो ये सब काम हुआ है। बहरहाल एक डिफंक्ट कंगला, डिफंक्ट खतरनाक और अशांत पाकिस्तान हिंदुस्तान के लिए कैसा है, कितना फायदेमंद है, कितना नुकसानदेह है, ये मैं चलते चलते आपसे पूछूंगा। सैम अंकल चाचा की इच्छा जब पूरी होगी तब देखा जाएगा। ये बड़ा एक अजीब सा नैरेटिव हमारी आर्मी के अंदर भी, हमारे स्ट्रेटेजिक जो सिस्टम्स है उनके अंदर भी डिस्कस होता रहता है कि एक डिस्टेबलाइज्ड पाकिस्तान हमारी कंट्री के लिए कैसा होगा। अब देखिए, दो चीजें हैं, हमें एक तो ये सोचना है कि डिस्टेबलाइज्ड पाकिस्तान का रेफ्यूजी क्राइसिस, किसी 5 लाख रेफ्यूजी हमारे बॉर्डर पे आ गए, फिर हम क्या करेंगे, या ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। देखिए, हमने कोई रेफ्यूजी पालने का ठेका तो ले नहीं रखा। सीधी सी बात यह है, बॉर्डर फेंसिंग है, घुसते हुए मिले गोली मार देंगे, काम खत्म है। 4 को गोली मिलेगी, 4 लाख वैसे भाग जाएंगे, साफ क्लियर वर्ड्स में, भैया हम नहीं घुसने देंगे चाहे कुछ हो जाए। लेकिन हमें इस चीज को सोचना पड़ेगा कि क्या हम डिस्टेबलाइज्ड पाकिस्तान को चाहते हैं? आंसर है नहीं। तो सवाल यह है कि क्या हम उसे बचाने की कोशिश करेंगे? आंसर है नहीं। क्या हम उसे डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करेंगे? आंसर है नहीं।
दुनिया में कोई भी समझदार बंदा हुआ वो अपने पड़ोस में, चाहे वो दुश्मन का घर क्यों ना हुआ, जलते हुए नहीं देखना चाहता, क्योंकि उसके आग के लपटें हमारे देश में भी आ सकती हैं। एक बात पाकिस्तान की दूसरी सबसे बड़ी खास बात कि मान लिया अंदर ही अंदर अगर मान लिया लड़ाई शुरू हो गई, सिविल वॉर टाइप में शुरू हो गया, जो कि मुझे लग रहा है पॉसिबिलिटी है, तो कैलकुलेटेड रिस्क अगर लिया भी जाएगा या होगा भी, तो देखिए पाकिस्तान आज भी बहुत सारी कम्युनिटीज और सब कम्युनिटीज में बटा हुआ है। सिंधु वाले जो है, सिंधु देश के लिए जो स्ट्रगल कर रहे हैं वो सिंधी हैं, बलोची बलोच हैं, टीटीपी वाले जो हैं वो पश्तून हैं, और गिलगित बाल्तिस्तान वाले गिलगित बाल्तिस्तानी हैं, या फिर पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर जम्मू वाले जो है वो जम्मू के लोग हैं। अब मुझे सिर्फ एक बेसिक सी बात बता दीजिए, अगर हम मान लिया यहां पर पाकिस्तान के टुकड़ों, एक बार को इमेजिन करके देखें, जो बलूचिस्तान है या तो अलग हो चुका है, या फिर ये अफगानिस्तान या ईरान में शामिल हो चुका है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान वाला खैबर पख्तूनवा NWFP जो इस्लामाबाद की मरगला हिल्स तक अपना दावा करते हैं, वो अलग हो चुका है। कश्मीर अलग हो चुका है। तो अभी भी एक आइडेंटिटी वाला कंट्री बचेगा जिसका नाम है पाकिस्तान, पंजाब, जो पाकिस्तान वाला पार्ट है। वो पंजाब जो होगा, पॉसिबली एक उम्मीद की जा सकती है कि पंजाब ने अभी तक दूसरे देशों के ऊपर एट्रोसिटीज की हैं, लेकिन हमें ये याद रखना पड़ेगा पंजाब के अंदर खुद के अंदर कभी कोई बात ज्यादा सी प्रॉब्लम नहीं आई है और ना ही आने देते हैं, क्योंकि सारा का सारा फाउंडेशन स्टोन पाकिस्तान का आजादी के बाद का जो पंजाब इलाका है वहां से। तो क्या ये उसको जलने देंगे? आंसर है नहीं। क्या ये अपने ही देश में आग लगाएंगे? आंसर है नहीं। क्या ये अपने ही स्टेट के अंदर आग लगाएंगे? आंसर है नहीं। तो ये जो कैलकुलेटेड रिस्क की बात की जा रही है कि पाकिस्तान जो है डिस्टर्ब्ड होगा, डिस्टेबलाइज पाकिस्तान इंडिया के लिए टेंशन वाला होगा, बिल्कुल नहीं होगा। ऐसे बस आपको एक नैरेटिव वॉर पाकिस्तान के अंदर ही शुरू करना पड़ेगा कि देखो भैया, आप लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि आप लोग अब कम से कम इतने टुकड़ों में टूट चुके हो, अब इंट्रोस्पेक्ट करो। और ऐसे में टूटी हुई सोसाइटी सर अक्सर इंट्रोस्पेक्ट करती है, और वो पॉसिबली अगर ये करना शुरू कर गई कि क्या इस रेडिकल इस्लाम को फॉलो करने के चक्कर में हम लोग जो थे वो हैं या बचे या नहीं बचे। क्योंकि देखिए बांग्लादेश टूटा तो पाकिस्तान ने कोई इंट्रोस्पेक्शन नहीं किया। उम्मीद करता हूं अगर ये 4 टुकड़े भी हो जाते तो पाकिस्तान शायद एक इंट्रोस्पेक्शन करे। नहीं भी करेगा तो कम से कम पाकिस्तान इतना ज्यादा कमजोर रहेगा कि हम उसे आराम से हैंडल कर सकते हैं। और 4 कंट्रीज अगर अलग निकल जाती है तो 5 हो जाती है, 5 में से अलग अलग कंट्री से अलग अलग तरीके से डील किया जाएगा तो उसका लेवल ही अलग होगा सर। बिल्कुल बिल्कुल, और ये बात यहाँ पे समझ में आती है। और मेरा जो मैं सोच रहा था कि मैं अब चलते चलते पूछूंगा कि ठीक है, डीएस्टेबलाइज्ड पाकिस्तान हमारे लिए ठीक है नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, तो अगर कई हिस्से हो जाए, छोटू 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 कई पाकिस्तान जन्म जाए, है ना, तो वो कैसा रहेगा? तो वो आपने कह दिया कि भाई ठीक है, जितने ज्यादा घर हो जाएंगे, यूनिट्स हो जाएंगी, उनसे अलग अलग डील करेंगे, किसी से निभेगी, किसी से ज्यादा निभेगी, किसी से थोड़ा कम निभेगी, किसी से नहीं निभेगी तो वो पंजाब बच के रह जाएगा, जिससे नहीं निभेगी देखा जाएगा। बहरहाल एक नई दृष्टि हाफिज सईद को मांगने के पीछे ये जो अमेरिका और इसकी वजह चाइना और अमेरिका, और उसमें पाकिस्तान और इंडिया की भूमिका कैसी रहे, ऐसी उम्मीद यूएस की साइड से, मैं उम्मीद कह रहा हूं, क्योंकि अब हम और भारत कम से कम हाँकने से नहीं हकता किसी के, जो हकता था वो हाँका जाता होगा। और भारत में भी अगर ऐसा कभी होता होगा तो वो इतिहास बन चुका है, क्योंकि इसी भारत में, लोकतांत्रिक भारत में इतिहास हमने ये भी देखा है कि आई के गुजराल जब प्राइम मिनिस्टर थे, हल्के फुल्के टेढ़े, तो पीएमओ में पाकिस्तानी डेस्क भी बंद कर दिया गया था। तो ये इतना भी कमजोरी हमने देखी है, इतनी भी सॉफ्टनेस हमने देखी है। बहरहाल अब 2014 के बाद जो कुछ देखा जा रहा है और जिस तरीके से खासतौर से विदेश मामलों में देखा जा रहा है, वो तो एक अलग लेवल का है। बहुत अच्छा आपने एंगल दिया और मुझे लगता है कि दर्शकों तक ये एंगल पहुंचेगा, बड़ा ताजा ताजा एंगल होगा। इसको देखते हैं कि कैसे लेते हैं लोग। और पिछला वीडियो जब हमने किया था हरिमोहन जी, तो हमारे कई दर्शकों ने और आपने भी इच्छा जताई थी, और इस बार भी आपने बलूचिस्तान पर कुछ विशेष टिप्पणी की है, वो मैं अभी नहीं करूंगा। तो हिंगलाज माता की जय हम लोग अगली चर्चा में करेंगे। ये न सिर्फ दर्शकों की उम्मीद है, अपेक्षा है, बल्कि मेरी भी इच्छा है, और मुझे लगता है कि आप भी हिंगलाज माता के दर्शन हमारे साथ संवाद में एटलीस्ट करना चाहेंगे। तो हरिमोहन जी, आपने हमें समय दिया, बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।
और दर्शकों, इसी के साथ उम्मीद करते हैं कि ये चर्चा और इस चर्चा का एंगल अभी तक आपने कहीं और नहीं देखा होगा। आपसे सकारात्मक, नकारात्मक, डांटते हुए, पुचकारते हुए, हर तरह की ज्ञान देते हुए भी, जी, ज्ञान देते हुए भी हर तरह की टिप्पणियों का स्वागत है। आइए बताइए कि कहाँ हम सही हैं, कहाँ गलत हैं और कैसे गलत हैं। तो आगे उसको देखा जाएगा, उस पर भी बात की जाएगी। तो बात से बात निकलती है। पाकिस्तान के बहाने, हाफिज सईद चचा के बहाने हमने इतनी सारी बात की, इसके लिए एक बार फिर चलते-चलते हरिमोहन जी को धन्यवाद देते हुए हमें और हरिमोहन जी दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।